माय डियर फ्रेंड, जीके जीएस प्रैक्टिस सेट के प्रैक्टिस सेट 25 के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं प्रतिदिन 100 चुनिंदा प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट करवाता हूं। वो सभी एग्ज़ाम के पूछे गए प्रश्न होते हैं। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे वो बिहार दरोगा हो, रेलवे एनटीपीसी, यूपीपीएससी, बीपीएससी या फिर एसएससी हो, तो आपके लिए यह सेट बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा लें और मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। यह एक पूर्ण सेट होगा। पूर्ण सेट कहने का मतलब है सामान्य अध्ययन के हर एक सेक्शन से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, इंडियन पॉलिटी हो, साइंस या फिर करंट अफेयर हो। आपको हर एक सेक्शन से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, मनुष्यों में बौनापन किस किस स्राव के कारण होता है। मीन्स मनुष्यों में बौनापन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। एड्रेनलिन हार्मोन, कार्टिसन हार्मोन, ग्लूकागन हार्मोन या थायरोक्सिन हार्मोन। सही आंसर होगा डी नंबर, थायरोक्सिन हार्मोन के ही कारण मनुष्यों में बौनापन होता है। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा को कहा जाता है। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या फिर विद्युत ऊर्जा। सही आंसर होगा बी नंबर, स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका फॉर्मूला mgh होता है। m जहाँ पे मास को रिप्रेजेंट करता है, g ग्रेविटेशनल पुल जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और h हाइट, जिस हाइट पे वो वस्तु रखा हो गया है उस हाइट को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम अन्य ऑप्शन की बात करें तो गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु के गति के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वह हाफ mv² होता है। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा वर्ड से ही क्लियर है, किसी यंत्र में जो ऊर्जा होती है, जैसे मोटर है, गाड़ी जब चलती है तो उसमें जो ऊर्जा होती है, तो किसी यंत्र में जो ऊर्जा होती है उसे हम यांत्रिक ऊर्जा, इसे इंग्लिश में मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। विद्युत ऊर्जा तो आप सभी जानते हैं। निम्न में से जूल किसका मात्रक है। कार्य, शक्ति, संवेग, इनमें से कोई नहीं। सेट में कुछ प्रश्न आसान भी होते हैं पर इम्पोर्टेंट प्रश्न को ही मैंने सम्मिलित किया है। आपको कुछ हार्ड भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, बट आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। निम्न में से जूल किसका मात्रक होता है। कार्य, शक्ति, संवेग, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा जूल कार्य की इकाई होती है, और ऊर्जा की भी इकाई जो होता है वह भी जूल ही होता है। ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या होता है। ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई आपसे पूछा गया है। वाट, वाट आवर, किलोवाट आवर या फिर किलोवाट। सही आंसर होगा सी नंबर। वाणिज्यिक इकाई कहने का मतलब है, जैसे आप बिजली बिल पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपका इतना यूनिट हुआ, तो उसी यूनिट को हम वाणिज्यिक इकाई कहते हैं। तो एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर, या फिर अगर वाट आवर में आप देखेंगे तो 1000 वाट आवर को हम एक यूनिट कहते हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा सी नंबर, किलोवाट आवर। यह ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई होती है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। विस्थापन पर, विस्थापन और बल के बीच के कोण पर, आरोपित बल पर या वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। सही आंसर होगा डी नंबर, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर कार्य जो होता है वह निर्भर नहीं करता है। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताओ जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन रेप्टाइल या सरीसृप के जैसे अन्य विशेषताएं होती है। मीन्स वह है तो पक्षी लेकिन उसमें जितने भी गुण होते हैं, पूँछ होना, जो सरीसृप का होता है लक्षण, वो सारे उसमें विद्यमान होते हैं। पहला ऑप्शन है डोडो, दूसरा है आर्कियोप्टेरिक्स, तीसरा है राजहंस जिसे हम फ्लेमिंगो कहते हैं, और चौथा ऑप्शन है माउस बर्ड।
इसमें से कौन सा है सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें देख रहे हैं पक्षी के जैसे इसमें डायना भी है, मुंह जो है और पूंछ जो पीछे निकला हुआ है, ये दोनों ही किसकी तरह लग रहे हैं? सरीसृप की तरफ लग रहे हैं और इसे हम आर्कियोप्टेरिक्स कहते हैं। यह एक जीवाश्म पक्षी है जिसमें पक्षी की तरह बनावट होती है, लेकिन जो लक्षण होते हैं कुछ ऐसे भी लक्षण होते हैं जो रेप्टाइल्स की तरह होते हैं। मीन्स पक्षी और रेप्टाइल का जो संयुक्त रूप आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं आर्कियोप्टेरिक्स। बी नंबर आपका सही आंसर होगा। जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से जमीन पर गिर रही होती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है? यहाँ पे आपका सही आंसर होगा सी नंबर, स्थिर रहती है। आप सोच रहे होंगे कोई वस्तु अगर ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है तो उसकी ऊर्जा में परिवर्तन होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कुल ऊर्जा की बात हो रही है। कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो उसमें दो तरह की ऊर्जा होती है, एक स्थितिज ऊर्जा, एक गतिज ऊर्जा। अगर यहीं पे पूछा जाए ऊपर से गिरते हुए वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन अगर कुल ऊर्जा की बात हो तो वह स्थिर रहता है। 100 वाट का विद्युत बल्ब 1 मिनट में कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण करता है? 100 जूल, 600 जूल, 3600 जूल या 6000 जूल? सही आंसर होगा डी नंबर 6000 जूल। 100 वाट का बल्ब है और 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड में कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण करेगा? जब हम 60 × 100 करते हैं तो वह 6000 जूल के बराबर होता है। जब किसी वस्तु के द्वारा कार्य किया जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसकी ऊर्जा की क्षति होती है, उसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पहले ऊर्जा की क्षति होती है फिर ऊर्जा प्राप्त होती है? सही आंसर होगा बी नंबर, उसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। शक्ति की सबसे छोटी इकाई क्या है? वाट, किलोवाट, अश्वशक्ति, मिलीवाट? आप ए और डी ऑप्शन में कंफ्यूज मत कीजिएगा, कन्फर्म सोचिएगा क्या होगा आंसर। शक्ति की सबसे छोटी जो इकाई होती है वह मिलीवाट होता है। वाट नहीं होता है, मिलीवाट उससे छोटी इकाई होती है। मैं आपको इसको दूसरे भी तरह से समझा सकता हूँ। अगर मैं आपको पूछूँ लीटर और मिलीलीटर में कौन सी छोटी इकाई है तो मिलीलीटर छोटी इकाई है। उसी तरह वाट और मिलीवाट में कौन सी छोटी इकाई है तो मिलीवाट छोटी इकाई है। प्राकृतिक चयन के द्वारा प्रजातियों के विकास के सिद्धांत को किसने दिया था? डार्विन ने, मेंडल ने, डाल्टन ने या फिर मॉर्गन ने? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? सही आंसर होगा ए नंबर, डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। निम्न में से कौन सा स्रोत क्रमिक विकास के लिए प्रमाण प्रदान करते हैं? होमोलॉगस ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स या फिर जीवाश्म या फिर उपरोक्त सभी? यहाँ पे आपका सही आंसर होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। जो क्रमिक विकास के लिए प्रमाण देता है वह सारा चीज़ जो है एनालॉगस ऑर्गन, अनुरूप अंग, इसे हिंदी में कहा जाता है। दूसरा जो है होमोलॉगस ऑर्गन जो है उसका मतलब होता है समजातीय अंग। और जीवाश्म, ये सभी चीज़ क्रमिक विकास को दिखाते हैं।
अगर हम एनालॉगस ऑर्गन अनुरूप अंग की बात करें तो उसका एग्जाम्पल कीट के पंख और पक्षी के जो पंख होते हैं वह दोनों स्ट्रक्चर में तो सेम होते हैं, बनावट में सेम होते हैं, लेकिन दोनों का फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर हम समझातीय या सजातीय अंग की बात करें तो वो हो जाता है जैसे मनुष्य का जो बाजू है और गाय का जो आगे का पैर है, ये दोनों होमोलोगस ऑर्गन या सजातीय अंग कहलाते हैं, जो संरचना में तो समान हैं लेकिन कार्य में भिन्न भिन्न हैं। तो इस तरह से ये सभी जीवों के क्रमिक विकास को दिखाते हैं। उस ऑर्गन्स के नाम बताएं जिनकी संरचना अलग अलग प्रकार की होती है और देखने में समान रूप के होते हैं और कार्य भी एक ही जैसे करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था। तो पहला ऑप्शन है एनालॉगस ऑर्गन, होमोलॉगस ऑर्गन, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन जो है वह ना तो ए ना ही बी। सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। एनालॉगस ऑर्गन जो होता है वह स्ट्रक्चर में तो डिफरेंट होते हैं लेकिन कार्य में समान ही होते हैं। जैसे अभी बताया था ना, कीट के पंख और पक्षी के जो पंख होते हैं वह एनालॉगस ऑर्गन्स होते हैं। एब्स किससे विकसित हुए हैं? उभयचर, ऑर्थोपोडा, स्तनधारी या सरीसृप, किससे विकसित हुए हैं? सही आंसर होगा डी नंबर, यह रेप्टाइल्स से विकसित हुए हैं। मौजूदा प्रजाति में नई प्रजातियां विकसित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? होमोलॉगस, एनालॉगस, प्रजातिकरण या फिर आनुवंशिक भिन्नता? सही आंसर होगा सी नंबर, इसे हम प्रजातिकरण कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? हॉल्डेन के द्वारा, स्टैनली मिलर के द्वारा, हेरोल्ड सी यूरे के द्वारा या फिर लेमार्क के द्वारा? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सही आंसर होगा ए नंबर, हॉल्डेन के द्वारा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। कौन सा प्लांट हार्मोन घायल कोशिकाओं में बनता है जिसके द्वारा पौधे की चोट जो होता है वो ठीक हो जाता है? फ्लोरिगेंस, ट्रोमेटिक, एस्कॉर्बिक एसिड, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा बी नंबर, ट्रोमेटिक जो हार्मोन होता है वह एक प्लांट हार्मोन होता है। अगर आप कहीं पे कट मार देते हैं तो थोड़े दिन में आप देखेंगे कि वहाँ पे वह घाव भर जाता है। तो यह किसके कारण होता है? ट्रोमेटिक हार्मोन के कारण होता है। कौन सा हार्मोन पत्तियों में बनता है और फूलों के खिलने के में मदद करता है? या तो कितनी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अब पहले आंसर दीजिए। पहला जो है ट्रोमेटिक हार्मोन, दूसरा है ऑक्सिन हार्मोन, तीसरा है फ्लोरिजेंस और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, फ्लोरिजेंस हार्मोन जो होता है वह फूलों के खिलने में मददगार होता है। अगर हम बात करें यह बनता कहाँ है तो यह पत्तियों में बनता है। आरएनए और प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट हार्मोन उपयोगी होता है? जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन? प्लांट में मुख्यतः 5 तरह के हार्मोन होते हैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे वह उन सभी का नाम लिखकर बताइए। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा सी नंबर, साइटोकाइनिन हार्मोन जो होता है वह आरएनए और प्रोटीन बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। कछुए की औसत जीवन काल कितना होता है? 70 से 80 वर्ष, 80 से 100 वर्ष, 100 से 140 वर्ष या 150 से 200 वर्ष?
सही आंसर होगा 150 से 200 वर्ष जो होता है वह कछुए का औसत जीवन काल माना जाता है। अस्तो माँ सदगमय, ये कहाँ से लिया गया है? अथर्ववेद से, यजुर्वेद से, ऋग्वेद से या उपनिषद से लिया गया है? यहाँ पे आपका सही आंसर होगा डी नंबर, उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है, इसलिए आपका सही आंसर डी होगा। टिक नहीं किया हुआ है, मैं मुंह से बता रहा हूँ, डी नंबर इसका सही आंसर होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है, तो बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है। 1911 तक बिहार निम्न में से किसके अंतर्गत था? बंगाल महाप्रांत के तहत, उत्तरी प्रांत के तहत, केंद्रीय प्रांत के तहत या फिर कलकत्ता प्रांत के तहत? सही आंसर होगा ए नंबर, बंगाल महाप्रांत के तहत 1911 तक बिहार था। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से, वेदांत से, न्याय से, ये सभी दर्शन के नाम हैं। मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, न्याय दर्शन। तो आपको बताना है कि कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है। यहाँ तो ऑप्शन ही दिख रहा है, आपका सही आंसर होगा ए नंबर, मीमांसा दर्शन से संबंधित है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास, जौ, चावल, गेहूँ? सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, हड़प्पा निवासी जो थे वह कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। मीन्स हड़प्पा कालीन सभ्यता में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता था वह कपास का उत्पादन होता था। कपास काली मिट्टी में अत्यधिक मात्रा में उपजाऊ होता है और काली मिट्टी को ही हम रैगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। चोल साम्राज्य का संस्थापक है? आदित्य, विजयालय, राजेंद्र, राजराजा? सही आंसर होगा बी नंबर, विजयालय चोल, ये पूरा नाम था उनका। उन्होंने ही चोल साम्राज्य की स्थापना की थी 9वीं शताब्दी ईस्वी में। 9वीं शताब्दी ईस्वी में विजयालय चोल ने चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। चोल साम्राज्य का जो नौसेना शक्ति था वह बहुत ही महत्वपूर्ण था। किस वर्ष में म्यांमार भारत से अलग हुआ? पहला ऑप्शन है 1950, 1947, 1937 या फिर 1950? सही आंसर होगा सी नंबर, 1937। इससे पहले म्यांमार जो था वह भारत का ही एक अंग था, लेकिन 1937 में ब्रिटिश क्राउन में उसे मिलाकर एक अलग उपनिवेश बना दिया गया। तो म्यांमार या वर्मा, म्यांमार को ही वर्मा कहा जाता है। तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, 1937 तक म्यांमार भारत का ही एक अंग था, लेकिन 1937 में ब्रिटिश क्राउन में मिला दिया गया, इसे एक अलग उपनिवेश बनाकर। उपनिवेश का मतलब होता है कि गुलाम, जो भी ब्रिटेन के गुलाम होते थे उसे हम उपनिवेश के नाम से जानते थे। भारत भी एक उपनिवेश था ब्रिटेन का, और फिर म्यांमार को अलग करके म्यांमार को भी 1937 में एक अलग उपनिवेश बना दिया गया। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं गौतम, चाणक्य, विदुर, पातंजलि? सही आंसर होगा डी नंबर, पातंजलि। जो आप आज रामदेव बाबा पातंजलि का प्रोडक्ट बेचते हैं, तो उनके जो मेन योग दर्शन का जो योग का जो विकास किया था भारत में, वह पातंजलि ऋषि ही थे। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? साइरस, डेरेशियस, कॉम्बिसिस, जेरसिस? सही आंसर होगा बी नंबर, डेरियस।
आप अगर सोच रहे होंगे कि ये कैसे प्रश्न हैं, तो मैं आपको बताऊं, ये एग्ज़ाम के पूछे गए प्रश्न हैं। मैं बीपीएससी लेवल तक जाता हूं, तो वैसे ही प्रश्नों को सम्मिलित करता हूं जो पूछे गए हैं। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। सही आंसर होगा डेरियस। निम्न में से सबसे बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाए थे। किस शासकों ने सबसे बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाए थे? मौर्यों ने, शुंगों ने, ग्रीकवासियों ने या कुषाण शासकों ने? सही आंसर होगा डी नंबर। कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाए थे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 किसके मध्य लड़ा गया? तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और भीम के बीच में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, मोहम्मद गौरी और जयसिंह के बीच में, मोहम्मद गौरी और अजय के बीच में? सही आंसर होगा बी नंबर। जैसा कि आप जानते हैं, तराइन के मैदान में दो युद्ध हुए। 1191 में 1191 ईस्वी में और 1192 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी परास्त हुआ था। पर मोहम्मद गौरी ने फिर से आक्रमण किया था 1192 में, 1192 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे और मोहम्मद गौरी ने उन्हें बंदी बना लिया था। बाद में पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंद्रवरदाई, जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, उन्होंने छल से मोहम्मद गौरी की हत्या करवा दी थी पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर, कदंब, चोल, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ए नंबर। चेर साम्राज्य जो था, उसका सबसे प्रमुख बंदरगाह मुजरिस था। भारत का प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? आन, राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, झांसी की रानी? वर्ड पे गौर कीजिएगा। प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म, पूर्णतः यहाँ पे महत्वपूर्ण वर्ड है। सही आंसर होगा डी नंबर। झांसी की रानी भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म थी। पहला सहायक संधि कौन सा था? रुहेलखंड के साथ, निजाम के साथ, अवध के साथ या फिर झांसी के साथ? सही आंसर होगा बी नंबर। हैदराबाद के निजाम के साथ पहली सहायक संधि हुई थी। निम्न में से महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने, वल्लभ भाई पटेल ने, सी राजगोपालाचारी ने या जवाहरलाल नेहरू ने? सही आंसर होगा ए नंबर। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर भारत में प्रांतीय चुनाव कब संपन्न हुआ था? 1935 में, 1936 में, 1937 में या फिर 1939 में? सही आंसर होगा सी नंबर 1937 में। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, यह बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम था। हमारा जो भारतीय, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय संविधान जो बना है उसका मूलभूत जो संरचना है वह कहाँ, किससे मतलब प्रेरित है? तो वह 1935 के भारत सरकार अधिनियम से ही प्रेरित है और उसी के आधार पर प्रांतीय चुनाव हुआ था, जो कि 1937 ईस्वी में हुआ था। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे पहला चुनाव 1937 में हुआ था। इसके लिए 1935 में ब्रिटिश संसद ने भारतीयों को प्रांतीय शासन के प्रबंध का अधिकार दिया था
और पहली बार चुनाव कराया गया था जिसमें कांग्रेस को कौन कौन सा प्रांत प्राप्त हुआ था। बीपीएससी में आपसे ये भी पूछा जाता है कि पहला जो प्रांतीय चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस को कौन कौन सा प्रांत प्राप्त हुआ था। आगरा, अवध के संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत या बरार का जो क्षेत्र है जिसे हम मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं, मद्रास, उड़ीसा, बिहार, इन सभी में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से बंगाल के विभाजन को किसने रद्द किया था। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सही आंसर होगा सी नंबर। लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द किया था। बंगाल विभाजन को चालू किसने किया था। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने चालू किया था। भाषाई आधार पर हिंदू मुस्लिम को बांटने के लिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन को शुरुआत किया था, जिसको 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग ने रद्द किया था। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है। सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर, शुजाउद्दौला। सही आंसर होगा ए नंबर, सिराजुद्दौला। यह बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब माना जाता है। आपने बक्सर का युद्ध तो सुना ही होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए बक्सर का युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था। तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किस दौरान दी गई थी। होम रूल आंदोलन के तहत, क्रांतिकारी आंदोलन के तहत, स्वदेशी आंदोलन के तहत या फिर कारावास जब उनको हुआ था तो उस समय दिया गया था। सही आंसर होगा ए नंबर। होम रूल लीग की जो उन्होंने स्थापना किया था, होम रूल आंदोलन जो था उसके लिए ही बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। लोकमान्य की उपाधि कहने का मतलब है 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना किया था। कहाँ पे किया था। बेलगांव जो कि पूना में स्थित एक जगह है, वहाँ पे होम रूल लीग की स्थापना किया था। नागरिकों के मूल कर्तव्य की सिफारिश किसने की थी। राज नारायण ने, बलवंत राय ने, पटेल ने, सरदार पटेल ने या फिर स्वर्ण सिंह, स्वर्ण लिखा गया है, स्वर्ण सिंह। सही आंसर होगा डी नंबर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य भाग 4 के क में सम्मिलित किए गए हैं। निम्न में से गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन से थे। पी मित्रा, बिपिन चंद्र पाल, बीजी तिलक, लाला हरदयाल। सही आंसर होगा डी नंबर, लाला हरदयाल। मैं आपको गदर जो पार्टी थी उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। गदर का मतलब ही होता है विद्रोह, और इसमें जो इसके जो संस्थापक थे ये भी आपसे पूछा जाता है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। उनका नाम था सोहन सिंह भाखना। अन्य सदस्य के रूप में केसर सिंह थतगढ़, केसर सिंह थतगढ़ थे जिन्हें उपाध्यक्ष के रूप में माना गया था। और जो ये यहाँ पे लाला हरदयाल, आप डी नंबर ऑप्शन देख रहे हैं, वह महामंत्री के रूप में थे। और अन्य सदस्य जो थे वो लाला ठेकुर दास धूरी थे और कांसीराम मदरोली, ये दोनों नाम और आता है। तो आपको मुख्यतः 3 का नाम याद रखना है। संस्थापक कौन थे गदर पार्टी के, सोहन सिंह भाखना। उपाध्यक्ष कौन थे, केसर सिंह थतगढ़। और महामंत्री कौन थे, तो आपका जो डी नंबर ऑप्शन है लाला हरदयाल, यह महामंत्री के रूप में थे। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है। सरोजनी नायडू, विजयालक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा।
सही आंसर होगा ए नंबर। भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। सरोजिनी नायडू से कुछ अन्य प्रश्न भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपसे अगर पूछा जाए कि किसी भी भारतीय राज्य की पहली राज्यपाल कौन सी थी, तो किसी भी भारतीय राज्य की जो पहली राज्यपाल थी वह सरोजिनी नायडू थी और यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। उसके बाद आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट थी, लेकिन भारतीय महिला अध्यक्ष पहली कांग्रेस की कौन सी थी, तो वह सरोजिनी नायडू थी। निम्न में से गांधी ऋण समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ था किससे संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, असहयोग खिलाफत आंदोलन से, या फिर रोलेक्ट एक्ट से। सही आंसर होगा बी नंबर। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही जुड़ा हुआ है, गांधी इरविन समझौता। अगर आपको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का वीडियो देखना हो तो आप हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे आपको अन्य भी वीडियो मिलेंगे, मौर्य वंश, गुप्त वंश, मगध का उत्कर्ष, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, ये सभी के वीडियो आपको वहाँ पे उपलब्ध हैं, जिसमें मैंने डिटेल से इसकी चर्चा की है। मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था। ज्योतिबा फूले ने, विवेकानंद ने, श्री नारायण गुरु ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। सही आंसर होगा सी नंबर। श्री नारायण गुरु ने यह कहा था कि मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का होना आवश्यक है। यह सिद्धांत श्री नारायण गुरु ने दिया था। आपका सही आंसर सी होगा। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। बीबी गिरी, लाला लाजपत राय, ऐसे डांगे, इनमें से कोई नहीं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंग्लिश में अगर हम कहें तो अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस, जिसे हम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कह सकते हैं, तो उसके पहले अध्यक्ष कौन थे। सही आंसर होगा बी नंबर। लाला लाजपत राय उसके पहले अध्यक्ष थे। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था। बॉन्डेड लेबर का जो कंसेप्ट था, जो भारत में बहुत ही गहराई तक फैला हुआ था, जो बड़े सेठ साहूकार या फिर जो ज़मींदार लोग होते थे वह गरीबों को बंधुआ मजदूरी के रूप में काम करवाते थे, बिना वेतन, बिना मजदूरी दिए उससे काम करवाते थे। तो इसका उन्मूलन के लिए संसद में कब पारित हुआ था। 1971, 1976, 1975 या 1980। सही आंसर होगा बी नंबर। 1976 ईस्वी में संसद से बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया। अकबर से गुजरात में व्यापार के लिए फरमान प्राप्त करने के प्रयास किस अंग्रेज व्यक्ति ने किया था। रॉल्फ फिच ने, जॉन मिल्टन हॉल ने, या फिर सर थॉमस रो ने, या थॉमस स्टीफेंसन ने। यहाँ पे आपका क्वेश्चन था कि गुजरात में व्यापार करने का फरमान किसने प्राप्त किया था। सही आंसर होगा बी नंबर, जॉन मिल्टन हॉल ने। निम्न में से सिंधु घाटी का बंदरगाह का क्या नाम है। कालीबंगन, लोथल, रोपर, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह कौन सा है। सही आंसर होगा बी नंबर, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह है। समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था। डच के द्वारा, फ्रांसीसी के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, पुर्तगाली के द्वारा।
सही आंसर होगा डी नंबर। पुर्तगालियों के द्वारा समुद्री व्यापार से एक जुड़ी हुई व्यवस्था है कारताज व्यवस्था, उसका प्रयोग किया जाता था। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सी नंबर आपका सही आंसर होगा। और कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी गए थे। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि कब शुरू हुआ था यह गोलमेज सम्मेलन, तो मैं आपको डेट बता दूं, 7 दिसंबर 1931 ईस्वी को शुरू हुआ था और 1 दिसंबर 1931 तक, मतलब 7 दिसंबर को ये चालू हुआ था। तो आप इतना याद रखिएगा, 7 दिसंबर 1931 ईस्वी को गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ था और यह लंदन में प्रारंभ हुआ था। निम्न में से किसने महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? महात्मा गांधी ने, भीमराव अंबेडकर ने, आचार्य विनोबा भावे ने, बाल गंगाधर तिलक ने? महाद सत्याग्रह से किनका नाम जुड़ा हुआ है? सही आंसर होगा बी नंबर। भीमराव अंबेडकर ने महाद सत्याग्रह करवाया था। यह कब हुआ था? तो 20 मार्च 1927 ईस्वी को। ईस्वी याद रखिएगा, 1927 ईस्वी। महाराष्ट्र का जो रायगढ़ जिला है उसके तहत एक जगह का नाम है महाद। वहाँ पर दलित को चवदार तालाब जो था उससे पानी पीने के लिए नहीं दिया जाता था, उससे पानी पीने दिया जाए, इसी के लिए भीमराव अंबेडकर ने सत्याग्रह किया था। एक बार फिर से बता दूं, महाद एक जगह का नाम है जो रायगढ़ जिला महाराष्ट्र में स्थित है। वहाँ पर एक तालाब का नाम था चवदार तालाब, जो कि सार्वजनिक तालाब था, लेकिन वहाँ पे दलितों को पानी पीने नहीं दिया जाता था, इसीलिए भीमराव अंबेडकर ने इस सत्याग्रह का प्रारंभ किया था। 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन किसने किया था? अमिताभ घोष ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, सुमित गांगुली ने, मनमोहन घोष और रविंद्रनाथ टैगोर ने? इंडियन मिरर समाचार पत्र जो है इसका संपादन और प्रकाशन किसने किया था? सही आंसर होगा डी नंबर, मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन और प्रकाशन किया था। कितना ईस्वी में? 1861 में। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, रामकृष्ण परमहंस ने, या फिर महात्मा गांधी ने? सही आंसर होगा बी नंबर, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था और मुंबई में 10 अप्रैल 1975 को आर्य समाज की स्थापना की थी। अब तो इस भी सिर्फ नहीं पूछा जाता है, आपको ऑप्शन में 1975 ही लिखा मिलेगा, चारों ऑप्शन में डेट अलग अलग दिया जाएगा, तो आप डेट याद रखिएगा। 10 अप्रैल 1975 को स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी और इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? वालेस ने, स्पेंसर ने, डार्विन ने, या हक्सले ने? ये सभी जैव वैज्ञानिक हैं। सही आंसर होगा सी नंबर, डार्विन का जो है विकासवाद का सिद्धांत वह बहुत ही फेमस है। आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजन था? सरीसृप व पक्षियों का, पक्षियों व स्तनपायियों का, उभयचरों व सरीसृप का, सरीसृपों व स्तनियों का? यह मैंने अभी पहले ही बताया था।
सही आंसर होगा ए नंबर। यह सरीसृप तथा पक्षियों का, रेप्टाइल्स एंड जो पक्षी होते हैं उनका यह संयोजन है। नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेदार है? नव डार्विनवाद: उत्परिवर्तन, लाभदायक विभिन्नताएं, संकरण जिसे आप हाइब्रिड कहते हैं, उत्परिवर्तन और प्राकृतिक चयन। सही आंसर होगा डी नंबर। उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है वह जैव विकास के लिए जिम्मेदार है। यह कौन सा है? नव डार्विनवाद। प्रोटोजोअन जिसमें पौधे और जंतु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, इनमें से किसका संयोजन माना जाता है? एंटमीबा, ट्रिपेनोसोमा, पैरामीशियम, युगलिना। सही आंसर होगा डी नंबर, युगलिना। उत्परिवर्तन का प्रतिपादन किसने किया था? उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने, लैमार्क ने, वैलेस ने, डी ब्रीज ने। सही आंसर होगा डी नंबर, ह्यूगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था। डार्विनवाद की सबसे बड़ी कमजोरी इनमें से किसकी व्याख्या की कमी थी? मीन्स अभी आपने पढ़ा था ना, न्यू डार्विनवाद जो आया था, तो डार्विनवाद में कुछ ना कुछ कमी रही होगी, इसीलिए न्यू डार्विनवाद आया था। तो आपसे यहाँ पे वही पूछा गया है कि डार्विनवाद की सबसे बड़ी कमजोरी इनमें से किसकी व्याख्या की कमी थी? प्रचुर संतानोत्पत्ति, विभिन्नताएं, योग्यतम की उत्तरजीविता या जीवन संघर्ष। सही आंसर होगा बी नंबर, विभिन्नताएं। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है अस्थि कोशिकाओं की संख्याओं में, प्लेटलेट्स की संख्याओं में, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में या श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। सही आंसर होगा डी नंबर, श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में। जब WBC की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि होने लगता है तो वह कैंसर ही ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था? औरंगजेब के शासन में, जहांगीर के शासन में, शाहजहां के शासन में या फिर अकबर के शासनकाल में? सही आंसर होगा औरंगजेब के शासनकाल में। दक्षिण में जो था मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था। मैंने पहले ही बताया आपको, आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। मुगल साम्राज्य पे मैंने 2 वीडियो बनाए हैं। पहले वीडियो में मैंने बाबर, हुमायूं और अकबर को कवर किया है, और दूसरा जो पार्ट 2 है उसमें मैंने औरंगजेब तक कवर किया है। आज भर के लिए इतना ही। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 26 के साथ कल। तब तक के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेट 26 के साथ।